एक ऐसी किताब जो दावा करते हैं कि आप सिर्फ सोचकर कुछ भी, मतलब कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पैसा, शोहरत, सेहत, सब कुछ। नाम है द सीक्रेट। हाँ, द सीक्रेट। और कुछ लोग इसे जिंदगी बदलने वाला ज्ञान मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये आज तक का सबसे खतरनाक धोखा है। बिल्कुल, और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो आज इसी पर हमारी एक गहरी पड़ताल है। और हमारे पास इसके लिए स्रोतों का एक कह सकते हैं पूरा खजाना है। रोंडा बर्न की द सीक्रेट तो है ही, वो तो है ही। साथ में विकिपीडिया से इसका पूरा इतिहास, विजुअलाइजेशन के पीछे के विज्ञान पर एक किताब और कुछ बहुत ही तीखे विश्लेषणात्मक लेख भी हैं। और जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा वो है एक रेडिट थ्रेड, हाँ, जहाँ लोगों ने अपने असली और कभी-कभी तो सच में होश उड़ा देने वाले अनुभव बांटे हैं। तो हमारा मिशन साफ है। ये आकर्षण का नियम आखिर है क्या? क्या ये वाकई काम करता है या ये सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम है? चलिए पता लगाते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम आखिर कहता क्या है? इसका जो मूल मंत्र है ना, वो बहुत ही आकर्षक और सीधा है। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। द सीक्रेट के मुताबिक हमारे जो विचार हैं वो एक तरह की फ्रीक्वेंसी या कह लें कि वाइब्रेशंस है जो हम ब्रह्मांड में भेजते हैं। ओके। और ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी फोटोकॉपी मशीन की तरह है। वो बस आपकी वाइब्रेशन को कॉपी करके आपको लौटा देता है। तो मतलब अगर मैं अमीर होने के बारे में सोचूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा, और अगर मैं खुश रहने के बारे में सोचूं तो आप खुश रहेंगे। हाँ, और इसकी प्रक्रिया भी बड़ी आसान बताई गई है। सिर्फ 3 कदम। मांगो, विश्वास करो और पाओ। बस ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दो, पूरा यकीन रखो कि वो पूरा होगा, और फिर दरवाजा खोलकर इंतजार करो, आपकी डिलीवरी आने वाली है। सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नया आइडिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोंडा बर्न ने इसे 2006 में खोजा हो। अच्छा। इसकी जड़ें 100 साल से भी ज्यादा गहरी हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये 19वीं सदी के न्यू थॉट आंदोलन से निकला है। एक मिनट, न्यू थॉट, ये क्या था? ये एक तरह का आध्यात्मिक आंदोलन था जिसके एक प्रमुख व्यक्ति थे फिनियस क्विम्बी। उनका मानना था कि बीमारियां असल में शरीर में नहीं होती, तो कहाँ होती हैं? बल्कि मन में गलत विश्वासों की वजह से होती हैं। अगर आप अपनी सोच बदल दें तो आप अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। अरे, तो ये सोच से बीमारी ठीक करने वाला आइडिया तो बहुत पुराना है। ये तो आज भी बहुत से लोग मानते हैं। एग्जैक्टली। और फिर नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच आई, या नॉर्मन विंसेंट पील की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इन सब किताबों ने इसी विचार को अलग अलग पैकेजिंग में बेचा। मतलब कभी अमीर बनने के लिए तो कभी आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। प्रोडक्ट एक ही है, बस हर पीढ़ी के लिए रैपर बदल जाता है। तो ये कोई नया टिकटॉक ट्रेंड नहीं है, बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना आइडिया है, जिसे बस नई पैकेजिंग में। बिल्कुल। और आपने टिकटॉक की बात की तो आज इसका नया रूप है मैनिफेस्टेशन। हाँ, मैंने सुना है। एक ट्रेंड चल रहा है लकी गर्ल सिंड्रोम, जहां लड़कियां बस ये दोहराती हैं कि मैं बहुत लकी हूं, मेरे साथ हमेशा अच्छी चीजें होती हैं। और ये इसी न्यू थॉट का 21वीं सदी का संस्करण है। ठीक है, तो ये विचार सदियों से चला आ रहा है, पर सबसे बड़ा सवाल अब आता है। द सीक्रेट के जो समर्थक हैं वो इसे विज्ञान का चोला पहनाने की बहुत कोशिश करते हैं। क्वांटम फिजिक्स जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या इसमें वाकई कोई विज्ञान है? ये एक बहुत बड़ा दावा है और ज्यादातर वैज्ञानिक समुदाय इसे सिरे से खारिज करता है। मतलब? वो इसे सूडो साइंस यानी नकली विज्ञान मानते हैं। असल में ये वैज्ञानिक शब्दों का बहुत चालाकी से गलत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैंने रेडिट पर किसी का कमेंट पढ़ा था, मजाक में लिखा था, अरे रुको, लेकिन क्वांटम भी तो। जैसे कि क्वांटम बोल देने से कोई भी बात सच हो जाती है। आलोचक कहते हैं कि ये लोग दिमाग से निकलने वाली हल्की सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाली तरंगे बता देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। वो क्या? जहाँ द सीक्रेट का जादुई दावा विज्ञान की कसौटी पे खरा नहीं उतरता, वहीं इसके एक छोटे से हिस्से यानी विजुअलाइजेशन के पीछे वाकई में विज्ञान है। अच्छा, मतलब सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं, इसका कोई साइंटिफिक आधार भी है? हाँ, और ये बहुत कमाल का है। हमारे पास जो विजुअलाइजेशन पर किताब है वो बताती है कि ये कॉग्निटिव साइंस तकनीक है। fMRI ब्रेन स्कैन में देखा गया है। ब्रेन स्कैन में? हाँ, कि जब एक पियानो वादक सिर्फ पियानो बजाने की कल्पना करता है तो उसके दिमाग के वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो असल में पियानो बजाते समय होते हैं। वाह,
तो दिमाग के लिए कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं है। सही पकड़ा। इसे मानसिक रिहर्सल कहते हैं। मानसिक रिहर्सल। टॉप के एथलीट और म्यूजिशियन इसका इस्तेमाल करते हैं। ये उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी कम करता है और उनकी स्किल्स को बेहतर बनाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। और वो क्या है? ये सफलता की गारंटी नहीं है। अच्छा। ये प्रदर्शन को बेहतर बनाने का एक टूल है। ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए तैयार करता है, प्रैक्टिस का विकल्प नहीं बनता। और यहीं द सीक्रेट और असली विज्ञान के बीच जमीन आसमान का फर्क साफ हो जाता है। समझ गई। मतलब एक तरफ है अपनी दिमागी तैयारी करना ताकि आप मैदान पर बेहतर खेल सकें, और दूसरी तरफ है सोफे पर बैठकर ये सोचना कि ट्रॉफी खुद चलकर आपके पास आ जाएगी। बिल्कुल सही। और आलोचक इसी दूसरे वाले विचार को खतरनाक मानते हैं। लेखक मार्क मैनसन कहते हैं कि ये जो आकर्षण का नियम है, ये असल में एक मनोवैज्ञानिक चीज का नतीजा है जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। ओके, ये कंफर्मेशन बायस क्या बला है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? ये बड़ा मजेदार दिमागी खेल है। जैसे जब आप एक लाल रंग की कार खरीदने की सोचते हैं, तो अचानक आपको सड़कों पर हर तरफ लाल कारें ही दिखने लगती हैं। कारें तो पहले भी उतनी ही थी, पर अब आपका दिमाग खास तौर पर उन्हें ही नोटिस कर रहा है क्योंकि आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। समझ गई। तो आकर्षण का नियम भी कुछ ऐसा ही है। आप सकारात्मक अवसरों के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग असल में ब्रह्मांड से उन्हें खींच नहीं रहा, नहीं, बल्कि आपके आसपास जो अवसर पहले से मौजूद थे उन्हें बस बेहतर तरीके से पहचानने लगता है। ये तो धारणा का खेल है, जादू का नहीं। एग्जैक्टली। और रेडिट पर लोगों ने इस फर्क को बहुत अच्छे से पकड़ा है। एक यूजर ने लिखा कि देखो, बच्चों को सकारात्मक बातें सिखाना अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, वो रिस्क लेने से नहीं डरते और फेल होने पर भी दोबारा कोशिश करते हैं। ये तो हुई पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक दूसरे यूजर ने तुरंत जवाब दिया, रुको, द सीक्रेट पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में है ही नहीं। तो फिर किसके बारे में? ये जादुई सोच, मैजिकल थिंकिंग के बारे में है। ये इस विश्वास के बारे में है कि अगर तुम किसी चीज को बहुत 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 ज्यादा चाहोगे तो वो सच हो जाएगी, और यहीं से ये चीज खतरनाक होनी शुरू होती है। तो ये सिर्फ कंफर्मेशन बायस है जो ज्यादा से ज्यादा हानि रहित लगता है। पर रेडिट थ्रेड में कुछ कहानियां ऐसी थीं जिन्हें पढ़कर लगता है कि ये सिर्फ हानि रहित नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी और सबसे भयानक आलोचना है विक्टिम ब्लेमिंग, यानी पीड़ित को ही उसकी बुरी हालत के लिए दोषी ठहराना। बिल्कुल। मैंने द सीक्रेट का वो अंश पढ़ा और मैं सच में हैरान रह गई। उसमें साफ लिखा है, आपके जीवन में अभी जो कुछ भी है, जिसमें वो चीजें भी शामिल हैं जिनकी आप शिकायत करते हैं, उसे आपने ही आकर्षित किया है। सब कुछ। ये पढ़कर कैसा महसूस होता है? ये बहुत क्रूर है। और ये यही नहीं रुकता, एक और दावा है जो रोंगटे खड़े कर देता है। किताब कहती है कि इतिहास की वो बड़ी बड़ी त्रासदियां जहां लाखों लोग मारे गए, हाँ, उन लोगों को उस घटना की फ्रीक्वेंसी पर होना ही था, इसीलिए वो मारे गए। एक मिनट, क्या ये सच में कह रहे हैं कि हॉलोकॉस्ट में मारे गए यहूदियों ने अपनी मौत को खुद आकर्षित किया था? रेडिट पर किसी ने यही सवाल उठाया था। क्या? तो क्या यहूदियों को बस थोड़ी और पॉजिटिव वाइब्स भेजनी थी और वो बच जाते? ये विचार कितना ज्यादा अपमानजनक और खतरनाक है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, लोगों ने अपनी असल जिंदगी में इसके भयानक नतीजे देखे हैं। रेडिट पर एक यूजर ने जो कहानी बताई वो दिल दहला देने वाली है। वो कैंसर वाली कहानी है ना? हाँ, उसने बताया कि उसके दोस्त के पिता को कैंसर हुआ, उन्होंने इलाज कराने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि द सीक्रेट ने उन्हें यकीन दिला दिया था कि अगर वो बीमारी की हकीकत को पूरी तरह नकार देंगे और सिर्फ स्वस्थ होने की कल्पना करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। नतीजा, उनकी मौत हो गई और पूरा परिवार भावनात्मक और आर्थिक रूप से टूट गया। ये सुनकर ही बहुत गुस्सा आता है। मतलब एक किताब के भरोसे किसी ने अपनी जान गंवा दी। और भी कहानियां थी। एक महिला ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड इस किताब का इस्तेमाल उसे मैनिपुलेट करने के लिए करता था। हाँ, वो व्हाइट बोर्ड पर बड़े बड़े लक्ष्य लिख देता था, जैसे नई कार या विदेश यात्रा, और कहता था कि मैं ब्रह्मांड पर विश्वास कर रहा हूँ। और असल में वो महिला उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2-2 नौकरियां करके जी तोड़ मेहनत करती थी, जबकि वो घर बैठा रहता था। ये तो सीधा सीधा शोषण है। और वो बॉस वाला किस्सा भी था। हाँ, जिसने अपने कर्मचारी को सैलरी देने में देर की और कहा, अगर तुम्हारा रवैया थोड़ा और पॉजिटिव होता तो शायद हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आते और मैं तुम्हें पैसे दे पाती। मतलब अपनी जिम्मेदारी से बचने का इससे घटिया बहाना क्या हो सकता है? बिल्कुल। और ये हमें एक और बड़ी खामी पर लाता है। ये दर्शन सफलता के लिए जरूरी बाकी सभी चीजों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है।
रेडिट पर किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी कि सफलता सिर्फ सोचने या मेहनत करने से नहीं मिलती। तो फिर किससे मिलती है? इसमें भाग्य, सही समय पर सही जगह होना, आपके कनेक्शंस और आपकी परवरिश, इन सब की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस बात को समझाने के लिए एक कहानी का उदाहरण दिया गया था जो कमाल की थी। जन्म के समय 2 बच्चों के बदलने वाली कहानी। हाँ, एक बच्चा गरीब परिवार में पैदा हुआ पर गलती से एक अमीर परिवार में पलने चला गया। दूसरा जो अमीर था वो गरीब परिवार में पला। और नतीजा ये हुआ कि अमीर परिवार में पले गरीब बच्चे ने बड़ी सफलता हासिल की, जबकि गरीब परिवार में पले अमीर बच्चे ने जिंदगी भर संघर्ष किया। ये दिखाता है कि आपके डीएनए से ज्यादा आपके हालात और आपको मिलने वाले अवसर मायने रखते हैं। ये तो बहुत ही मजबूत तर्क है। द सीक्रेट इन सब बातों को मानता ही नहीं। एक और मजेदार किस्सा फिल्म येस्टरडे से जुड़ा था। हाँ, वो फिल्म जिसमें हीरो एक ऐसी दुनिया में जागता है जहाँ किसी को द बीटल्स के गाने याद नहीं है सिवाय उसके। हाँ, वही। रेडिट के अनुसार फिल्म की जो मूल स्क्रिप्ट थी उसमें हीरो बीटल्स के गाने गाकर भी सफल नहीं हो पाता। क्यों? ये दिखाने के लिए कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, किस्मत और टाइमिंग भी जरूरी है। लेकिन फिल्म के फाइनल वर्जन में, जिसे एक बहुत सफल लेखक रिचर्ड कर्टिस ने लिखा, हीरो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बन जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये दिखाता है कि जो लोग सफल होते हैं वो ये मानना पसंद करते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट का नतीजा है, भाग्य का नहीं। वाह, ये सब सुनकर सवाल उठता है कि अगर ये विचार इतना खोखला और खतरनाक है तो ये इतना लोकप्रिय क्यों है और इससे आखिर फायदा किसका हो रहा है? और ये हमें लाता है सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के सच पर। द सीक्रेट कोई अकेली किताब नहीं है, ये एक बहुत बड़े उद्योग का हिस्सा है। रेडिट पर किसी ने क्या खूब लिखा था कि ज्यादातर सेल्फ हेल्प किताबें असल में लेखक की मदद करने के लिए लिखी जाती हैं। अमीर कैसे बने पर किताब लिखकर अमीर बनने का सबसे पक्का तरीका है उस किताब को लाखों लोगों को बेचना। हाँ, ये तो सच है। एक यूजर ने एक पुराना मजेदार किस्सा सुनाया था। कौन सा? ईबे के शुरुआती दिनों में कोई ईबे पर पैसे कैसे कमाएं नाम से एक पीडीएफ बेच रहा था। जब लोगों ने वो पीडीएफ खरीदी तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इस पीडीएफ को ईबे पर बेचें। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक पिरामिड स्कीम है। एक इंसान जो हकीकत से मुंह मोड़ना चाहता है वो इस आइडिया को खरीदता है और फिर वो अपने जैसे और लोगों को इसमें शामिल करता है और ये सिलसिला चलता रहता है। और इस सिलसिले को हवा देने में मशहूर हस्तियों का भी बड़ा हाथ रहा है। बिल्कुल। ओपरा विनफ्रे ने द सीक्रेट को अपने शो पर जबरदस्त प्रमोट किया, जिससे ये रातों रात एक ग्लोबल फिनोमेना बन गया। हाँ, ये तो है। हालांकि आलोचक ये भी याद दिलाते हैं कि ओपरा ने ही जेनी मैकार्थी और एंटी वैक्स आंदोलन जैसे दूसरे विवादास्पद और खतरनाक विचारों को भी मंच दिया है। ये दिखाता है कि सेलिब्रिटी का समर्थन गुणवत्ता की गारंटी नहीं होता। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? कमाल की बात है कि एक ही विचार के 2 बिल्कुल अलग चेहरे हैं। हाँ, एक चेहरा है विज्ञान का जो विजुअलाइजेशन और सकारात्मक मानसिकता की बात करता है। ये एक उपयोगी मनोवैज्ञानिक टूल है, एक दिमागी कसरत जो एथलीट को ओलंपिक जीतने में मदद कर सकती है, जो आपको अवसरों को पहचानने के लिए तैयार कर सकती है। बिल्कुल। और दूसरा चेहरा है द सीक्रेट के जादुई और नकली वैज्ञानिक दावे का, एक ऐसा चेहरा जो लोगों को कैंसर का इलाज छोड़ने पर मजबूर कर सकता है, जो पीड़ित को ही दोषी ठहराता है। और जो मेहनत, भाग्य और सामाजिक हालातों जैसे जरूरी फैक्टर्स को पूरी तरह नकार देता है। मार्क मैनसन ने इसे बहुत अच्छे से कहा है। उनके मुताबिक द सीक्रेट जैसी किताबें दिमाग के लिए मैकडॉनल्ड्स की तरह हैं। दिमाग के लिए मैकडॉनल्ड्स? हाँ, ये खाने में आसान है, तुरंत अच्छा महसूस कराती हैं, लेकिन लंबे समय में आपको मानसिक रूप से मोटा, आलसी और अस्वस्थ बना सकती हैं। ये एकदम सटीक बात है। तो सारे स्रोत इस बात पर तो सहमत हैं कि हमारी सोच और हमारे विश्वास हमारी हकीकत को देखने के नजरिए को जरूर प्रभावित करते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। चाहे वो कंफर्मेशन बायस हो या प्लेसिबो इफेक्ट। लेकिन द सीक्रेट दावा करता है कि हमारे विश्वास हकीकत को ही बदल सकते हैं। तो आखिर में सोचने वाली बात यही है, दुनिया के अपने अनुभव को बेहतर बनाने की कोशिश करने और ये मान लेने कि हम अपनी सोच से दुनिया को ही कंट्रोल कर सकते हैं, इन दोनों के बीच की बारीक रेखा कहाँ है और उस रेखा को पार करने के क्या परिणाम हो सकते हैं।